पहले तो माँ शूलिनी देवी के चरणों में मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथीगण और सामने बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। कुछ लोगों की इधर से आवाज़ कम आई है, देखते इधर की ज़्यादा है कि इधर की ज़्यादा है। भारत माता की। देखिएगा, भाषण तो आप रोज़ ही सुनते हैं और अक्सर भाषण में सुनते सुनते सो भी जाते हैं। तो क्या होता है कि भाषण सुनते सुनते कहते हैं अब ख़त्म हो गया तो चलो घर चलते हैं। मैं आपको कोई भाषण नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने मन में जो भी सवाल है हिमाचल की राजनीति के बारे में, हिमाचल की तरक्की के बारे में, दिल्ली में हमने क्या किया, या जो भी प्रश्न आपके दिमाग में है, एक एक करके हाथ उठाइएगा। मैं सबसे प्रश्न पूछूंगा और उसका जवाब साथ साथ दूंगा। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें, ज़रूरी नहीं कि ऐसा प्रश्न ना पूछे कि भाई ये बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगेगा, पहले ही बता देता हूँ। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें, जिस तरह का भी पूछना चाहें, यू आर ओपन। इनको माइक दे देना। अंकल जी को कोई माइक है क्या किसी के पास? कॉर्डलेस। इधर अंकल जी बैठे, इनको दो। ये खुल सकता है क्या? ये माइक वाले भैया है क्या? धन्यवाद जी। आज मुझे मौका मिला, लेकिन मेरे 3 बातें जो हैं वो दिल्ली के बारे में है, हिमाचल की तो अभी मैं बात नहीं करूँगा। ठीक सर, बताइए। आपकी इजाज़त हो तो मैं जरूर जरूर। 2.5 मंजिल मकान जो है पहले पास हुए थे, उसको 3 मंजिल बनाने के लिए खोल दो, दी गई। हाथ में पकड़ना चाहता हूँ। दोनों पकड़ लूँगा। हाँ, 2.5 मंजिल के जो प्लॉट थे और पहले 2.5 मंजिल के बाद 3 मंजिल परमिशन दी गई। 3 बार ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया, किसी न किसी बहाने से वर्क बैंक ने रिजेक्ट कर दिए, ये लाओ जी वो लाओ, और 3 बार उन्होंने बंद कर दिया। दूसरा सवाल, पानी, मेरा दिल्ली में घर है प्रशांत विहार में और मैं 40 साल से वहाँ रहता भी हूँ। पानी की सप्लाई आज अगर आप देखें तो आधा घंटे की सप्लाई है, और वो भी दूसरी मंजिल, पहली मंजिल तक पहुंचती है, दूसरी मंजिल में नहीं पहुंचती। और पहली मंजिल के लिए भी 4 आदमी के लिए सफिशिएंट नहीं है वो। और तीसरा मेरा सवाल ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट आपका, मेरा जो घर है जिसकी मैं प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ, 40 साल से मैं 4 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स दे चुका हूँ, 1 पैसा भी मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं है। और डिमांड अगर हम देखें तो मेरी डिमांड मेरे प्रॉपर्टी के बारे में खड़ी है, वो मेरे से कहते हैं 4 लाख रुपये, और मैं रसीदें देने के बावजूद भी वो अपडेट नहीं करते अकाउंट। ये मेरे 3 सवाल हैं, अगर आप इनमें कुछ ला सकें तो धन्यवाद। जरूर जरूर। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, दिल्ली जो है हिमाचल प्रदेश की तरह स्टेट नहीं है। दिल्ली के कई हिस्से किए गए हैं। दिल्ली के अंदर पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है, ज़मीन का डिपार्टमेंट जो है वो भी केंद्र सरकार के अंडर आता है। और जो 2 समस्याएं आपने बताई, हाउस टैक्स, वैसे तो 40 साल से आप रह रहे हैं तो आपको पता होगा, वैसे तो हाउस टैक्स भी और नक्शा पास करने का भी वो एमसीडी करती है। और एमसीडी के अंदर पिछले 15 साल से बीजेपी की वहाँ पर सरकार थी। इस बारी बीजेपी वाले हारने वाले थे तो डर के मारे वो भाग गए, इलेक्शन ही नहीं करा रहे। और जहाँ तक पानी की बात है, अंकल जी मुझे बिल दे दो। प्रशांत विहार के अंदर, जल मंत्री मैं दिल्ली का मैं ही हूँ, सरस्वती विहार में मैं रहता हूँ, प्रशांत विहार मेरे सामने है, और प्रशांत विहार में आधा घंटा नहीं 24 घंटे पानी आता है। जो हैदरपुर से लाइन चलती है उस लाइन से डायरेक्ट टैपिंग है, तो वहाँ पे 24 घंटे पानी आता है। आप अपना पानी का बिल दिखा देंगे तो मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि हाँ जी आता है। 1 मिनट सर। बाकी जो दोनों मुद्दे हैं वो रिश्वत से जुड़े हुए हैं। एमसीडी में रिश्वत दोगे नक्शा पास होगा, वरना नहीं होगा। एमसीडी किसकी? बीजेपी की। और बीजेपी को, अब मैं बोलूँगा कहीं को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, मैं राजनीतिक क्वेश्चन बोलना नहीं चाह रहा था, आपने राजनीति को छेड़ दिया। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता जी, वो हिमाचल में भी नहीं हो सकता। अब बताओ, 40 लाख का हाउस टैक्स ले लिया उन्होंने, उनके अकाउंट में नहीं दिखा रहे, लूट लिया एक तरह से।
अब की बारी वो इलेक्शन जब भी कराएंगे एमसीडी के दिल्ली के अंदर, 6 महीने में तो कराएंगे, साल में तो कराएंगे, 2 साल में कभी तो कराएंगे। इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी, आपकी समस्या का सॉल्यूशन हम करके दिखाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, सरस्वती यार में रहता हूँ, वहीं पे कर देंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। वरुण सूद जी। किधर से? अरे माइक दे दो भैया, माइक। वेरी गुड इवनिंग टू यू सर। नाम बता दीजिए पहले। मेरा क्वेश्चन हिमाचल की करंट फाइनेंशियल पोजीशन रिलेटेड है। एक रिसोर्सफुल स्टेट है सर हिमाचल, नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बिजली यहाँ बनती है, सीमेंट यहाँ बनता है, टूरिज्म की एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है, फिर भी हजारों करोड़ रुपए का खर्चा, ऊपर से लेकर के नीचे तक लोन में डूबे हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट स्टेट में बनती है तो ऐसे क्या स्टेप्स आप उठाओगे जिससे ना सिर्फ लोन खत्म हो बल्कि पॉसिबली हम सरप्लस रिजर्व्स की तरफ भी बढ़ने की सोच रहे हैं। वरुण नाम बताया ना हमने? हाँ जी, वरुण। वरुण जी, मैं थोड़ा इधर आ जाऊँ। देखो मैं बंदे ये बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन उठाया आपने। भगवान ने जब बनाया था देवभूमि हिमाचल को, तो फुर्सत से बनाया, इतना सुंदर बनाया, इतना बढ़िया बनाया, और गड़बड़ी होगी। ये प्रकृति ने सब कुछ अच्छा बनाया, भगवान ने सब कुछ अच्छा बनाया, पर ये नेता अच्छे नहीं मिले। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने टूरिज्म की बात की, मैं स्विट्जरलैंड कई बार गया हूँ। स्विट्जरलैंड के अंदर छोटे से छोटे गांव में चले जाना, क्या खूबसूरत जगह मिलेगी। लोग पता क्या कहते हैं, शहर में जाओगे उससे सुंदर गांव मिलेगा, और गांव से सुंदर हैमलेट बोलते छोटे से 4 घरों का वो मिलेगा। हिमाचल में हमने क्या कर रहे हैं, भगवान ने सुंदर बनाया और हम उसको खराब करने में लगे हर तरफ से। आज जो हाई एंड टूरिस्ट है वो हिमाचल आना नहीं चाह रहा। आपके हिमाचल प्रदेश में एयरपोर्ट है कुल्लू के अंदर, उसका टिकट पता है? रिटर्न टिकट दिल्ली से 42,000 रुपये का है, कौन ले सकता है जी? और स्विट्जरलैंड का 60,000 का है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, जो हाई एंड वाले हैं ना, वो कहते हैं स्विट्जरलैंड ही चलते हैं। और इन नेताओं को जरूरत नहीं है, कहते हमें क्या जरूरत है, जानबूझ के स्कैरिसिटी कर रखी। धर्मशाला ही ले लो, धर्मशाला का टिकट भी 20,000 रुपये का रिटर्न है, 20 का, कभी 22 का, कभी 25,000 रुपये का। दुबई का 15,000 है। तो लोग कहते हैं यार चलो वहीं घुमाते हैं। सरकारों ने, जनता से डरती नहीं है यहाँ की सरकार। पता है आपको ये बात, क्यों नहीं डरती? कहते जो सरकार होती है कि हारना ही हारना है, और जो विपक्ष में होता है कि जीतना ही जीतना है। एक बारी तेरी, एक बारी तेरी। क्रिकेट का मैच खेलते हो ना, गुल्ली बोला गली में खेला हो कभी, तो भाई साहब बारी सबकी आती है, एक बार इसकी एक बार इसकी। तो ये कैच खेल रहे हैं, बॉल फेंकी आपके पास, उसने बॉल फेंकी उसके पास। कहते जनता के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यही तो था कि जनता क्या कर लेगी, हमें ही वोट देना पड़ेगा। अब मैं 2 लोगों को बुलाता हूँ, इधर आओ एक मिनट, आप दोनों आ जाओ, आगे से टोपी उतार के आना, आप भी टोपी उतार के आ जाना। इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। वरुण जी एक बात बताओ, ये कांग्रेस पार्टी और ये बीजेपी पार्टी, इनकी सरकार बना दी आपने, तो क्या कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा? इनको ले आओगे, यही तो करोगे। अब ये भी कुछ नहीं कर रहे तो इनका क्या बिगाड़ लोगे? फिर इनको लेके आओगे। अब इन दोनों का क्या चक्कर है? ये दोनों सहेलियां हैं, एक ही हैं, एक ही गली में रहती हैं, मौसी की बेटियां हैं, मौसीरी बहनें हैं। पता है आपको? कांग्रेस भी वही है, बीजेपी भी वही है, किसी को वोट दे लो कोई फर्क ही नहीं है। एक कहावत है, मौसेरे भाई ये मौसेरी बहनें हैं, ठीक है ना, है ना, मौसेरी बहनें। मान लिया, देखो कांग्रेस भी वही है, बीजेपी वही है, तो इनको चिंता क्या है, डर किससे है? काम नहीं करेंगे कोई बात नहीं, 5 साल बाद फिर नंबर
कोई कुंभ का मेला थोड़ा 12 साल बाद आएगा। और वैसे भी अगर इनकी सरकार बनी तो इनको कोई तकलीफ नहीं है, इनके सारे काम हो जाते हैं। और इनकी बनी तो इनको कोई तकलीफ नहीं है, इनके भी हो जाते हैं। तो मिली जुली सरकार है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर इस गठजोड़ को तोड़ दिया जाए, किसी और को बुलाता हूं, आप भी आ जाओ जी ऊपर, आप इनके साथ बैठे थे ना, जरा आप टोपी लगा के आना, लगाओ आ जाओ। अब ये है आम आदमी पार्टी। अब बताओ, इनको 10-10 मौके दे दिए आपने, दे दिए ना, एक एक मौका नहीं दिया, 10-10 मौके दे दिए, कुछ नहीं किया। तो एक मौका इनको भी दे दो। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? आम आदमी पार्टी, आ जाइए, आम आदमी पार्टी, बुरा मत मानना जी, आम आदमी पार्टी। कई बुरा मान जाए कि हमें कांग्रेस बीजेपी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इधर दे दो माइक, माइक आपके पीछे है। सर, नाम मेरा नाम राखीराम वर्मा है और मेरा क्वेश्चन जो है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। सर, अभी तक आम आदमी पार्टी जैसे यहाँ चल रहा है, इलेक्शन की तैयारियाँ चल रही है, तो हम सर दिल्ली मॉडल को लेकर चल रहे हैं, जो दिल्ली में काम हुए, लेकिन अभी तक किसानों का नाम कहीं नहीं आया कि हम यहाँ किसानों के लिए क्या करेंगे। और यहाँ पर हिमाचल को हम किसानी के तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। हमारा एक जो है सब्जी उत्पादक है, एक हमारा है जो बागवानी है, तीसरा हमारा है जो सिट्रस फ्रूट जहाँ होता है, और चौथा हमारा जो लोअर बेल्ट है जहाँ कणक चना और ये जो फसलें होती हैं। तो यहाँ अलग अलग जो है समस्याएं, वो किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं सर। अभी जैसे मान लो यहाँ हमारे सब्जी होती है सर, सब्जी के लिए अभी अगर ओलावृष्टि हो जाती है तो सारी फसल खत्म है सर। सरकार बोलती है कि हम मुआवजा देंगे, आज तक किसी को भी कोई किसान है यहाँ पर तो बता दे कि किसको कितना मुआवजा आज तक मिला है, जबकि मुआवजा कब मिलना चाहिए। लास्ट ईयर 2 बार यहाँ कुछ एरिया में हेलिंग हुई है सर, और टोटल जो फसल है वो ख़त्म हो गई है सर। उसके बाद मेरा इसके साथ एक क्वेश्चन और है सर, कि जैसे यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी जो है उनके सीड्स आते हैं सर, पिछले साल यहाँ सीड्स की इतनी प्रॉब्लम, किसानों ने 20-20 हज़ार पौध लगा के रखी थी, और वो सारे की सारी जो है वो सीड ही जो है वो ठीक नहीं निकला, और उससे परेशान हुए। हमने आवाज़ उठाई, सरकार ने उसके लिए कमेटी बनाई, हमने बोला कि कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करो। कोई बता सकता है कि सरकार ने कोई नहीं बताया सर कि क्या हुआ और इसके अंदर क्या नहीं हुआ। सेब जो हमारा जो हॉर्टिकल्चर का है सर, सेब में भी ऐसे ही है, सेब में हेलिंग हो गई तो सेब गया, जो बच भी गया वो किसी काम का नहीं है। उसमें भी जो है तो कुछ किसानों को कुछ मिलता नहीं है ठीक से। एक और सवाल है सर, किसानों को जो है सरकार सब्सिडी देती है सर जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे, जैसे हमने कोई हल ट्रैक्टर लेना है, जैसे हमने कोई हमारे को ग्रीन हाउसेज पर भी जो है वो सब्सिडी मिलती है सर। अब उस सब्सिडी में क्या है, ग्रीन हाउस लगाने के लिए 50,000 एप्लीकेशन, 50,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है सर। क्या किसान के लिए सरकार जो है, कोई कंपनी है, किसी कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो उसको एकदम से असिस्टेंस मिलता है सर। क्या किसानों के लिए अगर कोई ग्रीन हाउस लगाना चाहता है, उसको 1 महीने में 2 महीने में कोई हल लेना चाहता है, आप अपने पैसे लगा दो, फिर सरकार देगी। सरकार 50,000 की बारी कब आएगी सर? क्या आप मैं जवाब दे दूं? भूल जाऊंगा, लंबा हो गया क्वेश्चन। हाँ जी सर, इतना लंबा तो आंसर भी नहीं होगा। प्लीज मैं तो आपको सर मैंने कोई इनका आंसर दे दूं जितना बताया आपने। देखिए, वर्मा जी ने कई फंडामेंटल क्वेश्चन उठाए हैं। हिमाचल के अंदर जो खेती है 4 हिस्सों में है। एक तो पहाड़ों के अंदर एप्पल या एप्पल के साथ नाशपाती इस तरह के फ्रूट होते हैं। एक तरफ सिट्रस फ्रूट होते हैं जो आपके कांगड़ा साइड में हैं,
और इस तरफ सोलन की तरफ सब्जियां होती हैं, टमाटर है, मशरूम है, कई सारी चीज़ें होती हैं, और उधर ऊना की तरफ गेहूं और कनक कहते हैं, उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक तो मेरा ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा बहुत मुझे पता था और सीख रहा हूँ, अच्छी बात है। दूसरा, जो ओलावृष्टि हुई, सरकार ने कुछ दिया नहीं। सब्सिडी देते हैं, 50,000 एप्लीकेशन लाइन में लगा ली। पहले तो सर मैं एक बात बता दूं, मैं उनकी तरफ से सफाई नहीं दूंगा जिन्होंने नहीं किया, बिल्कुल गलत किया उन्होंने। जो भी सरकार थी, कांग्रेस वाली भी और बीजेपी वाली भी, हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर अकेली सरकार है जिसने 50,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से ओलावृष्टि हुई थी सबको पैसा दिया था। पंजाब के अंदर ज़्यादातर लोग किसान ही हैं। जब आंदोलन हुआ दिल्ली बॉर्डर पे, पूरा सहयोग किया था हमने। आपके हिमाचल से भी कुछ लोग जाते थे, मैं जानता हूँ पर्सनली उनको। हर तरह का सहयोग किया था हमने। और किसानों के लिए मैं ये कह सकता हूँ जी, अगर सरकार ने सब्सिडी देनी है तो उसकी टाइम लिमिट लगा देंगे कि भाई मैक्सिमम 1 महीना या 2 महीने, अनलिमिटेड टाइम नहीं लगा सकते। 1 महीने से ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। दूसरा, जो आपने कहा कि खेती 4 तरीके की होती है, इसको सहयोग देने की ज़रूरत है। सरकार को नई टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है, हिमाचल प्रदेश के अंदर बागवानी और कृषि के अंदर कम से कम 4 या 5 गुना उत्पादन हो सकता है अगर सरकार सहयोग करे तो। सरकार के पास समय ही नहीं है। सरकार को 2-3 साल या 5 साल के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा किसान को। जब उसकी इनकम दुगनी, तिगनी, चौगनी, 5 गुनी हो जाएगी, अपने आप ही तरक्की हो जाएगी। परंतु सरकार 5 साल के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आजकल बागवानी के पौधे ऐसे आ गए हैं जिसकी आउटपुट 5 गुने से लेकर 20 गुना तक है, पर उसकी फसल आने में 2 साल के बाद स्टार्ट होता है और पूरी फसल आने में 5 साल लगते हैं। आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। परंतु 2 साल क्या खाएगा और 5 साल तक उसका गुजारा कैसे चलेगा? सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसकी फसल जब 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना हो जाएगी, फिर वो सरकार के पास नहीं आएगा। तो सरकार चाहे, देखो पहला क्वेश्चन था, फंडामेंटल क्वेश्चन था, वो भी इस बात पे था कि टूरिज़्म के बारे में क्या है, और ये भी फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कृषि के लिए क्या करेंगे। देखो, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या एक है, वो है प्रति व्यक्ति आय। जिस घर की इनकम बढ़ जाती है, झगड़े खत्म हो जाते हैं। आप कह रहे हो इनकम खत्म कर दो तो घर में कलेश चालू हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की इनकम बढ़ाने की जरूरत है। इनकम कम होगी तो कर्ज चढ़ेगा ही चढ़ेगा। आज हिमाचल प्रदेश, जिसको भगवान ने दुनिया में सर्वोत्तम, सबसे सुंदर जगह बनाया, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान के अंदर कौन से नंबर पे होनी चाहिए थी? कोई जोर के बोलो। पहले पे होनी चाहिए थी। कह रहे पहले पे होनी चाहिए। पहले नंबर पे नहीं है जी, दूसरे पे भी नहीं है, तीसरे पे भी नहीं है, 5वें पे भी नहीं है, 10वें पे भी नहीं है, 14वें नंबर पे आती है। सर, दिल्ली की बात हम बार बार करते हैं। दिल्ली की हम प्रति व्यक्ति आय को दूसरे नंबर पे लेके आ गए देश के अंदर। देश में दूसरे नंबर पे दिल्ली की है। आधी से ज़्यादा समस्याएं, मैं तो कहूँ ज़्यादातर समस्याएं, अगर जीडीपी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएंगे, उस बढ़ेगी कैसे? कृषि पे ध्यान दो, उसकी इनकम बढ़ेगी। बागवानी पे ध्यान दो, उस पर इनकम बढ़ेगी। टूरिज्म पे ध्यान दो, वहाँ बढ़ेगी। व्यापार पे ध्यान दो, वहाँ पे बढ़ेगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, आपके पास पैसा बढ़ेगा, तो हिमाचल की कई सारी समस्याएं ठीक होंगी। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। और कृषि के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहली सरकारों ने कुछ नहीं किया ना, इसलिए तो हम आए हैं। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो हमें आने की आवश्यकता थी नहीं। और अकेली पार्टी है जी जो मुद्दों की बात कर रही है, काम की बात कर रही है। बाकी तो क्या कहते हैं, हम 125 साल पुरानी पार्टी हैं, हम 75 साल पुरानी पार्टी हैं, अब आपका फ़र्ज़ है हमें वोट दो, ये कहते हैं ना वो। नहीं, और क्या कह रहे हैं आजकल, हिमाचल में 2 के अलावा तीसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस वाले भी यही बोलते हैं, तीसरी पार्टी नहीं चाहिए। बीजेपी वाले भी बोलते हैं तीसरी पार्टी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए तीसरी पार्टी, बताओ?
जो अभी मैंने बताया था ना, अरे भाई साहब वो मौसेरी बहनें हैं दोनों। अगर आम आदमी पार्टी एक बारी आ गई, चलो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं जी, हमने कहा बहुत सारा काम करेंगे, इस बारी हम वोट भी मांग रहे हैं आपसे, आप हमें वोट दे देना, अगले इलेक्शन में वोट मांगने नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा काम वोट मांगने आएगा। हम आपसे कहेंगे कि अगर हमने आपके लिए काम किया है, जो हमने कहा था, हम कृषि की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाएंगे, अगर करके दिखाया तो वोट देना, वरना मत देना। इस बारी 2020 दिल्ली के इलेक्शन हुए, अरविंद केजरीवाल अकेले मुख्यमंत्री ऐसे हैं देश के अंदर जिन्होंने जनता से पता क्या बोला, अगर मैंने 5 साल काम किया है तो मुझे वोट देना, वरना वोट मत देना। जनता ने वोट दिया क्योंकि काम किया था। आपके यहाँ के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, अगर 16 ना आएंगे कहीं मैं 100 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, कहीं और जाएंगे 200 करोड़, वहाँ जाएंगे 300 करोड़। उनसे पूछो भाई ये क्या है कि हम अगली बारी काम करेंगे। अरे अब तक क्यों नहीं किया था, किसने रोका था काम करने से? अरविंद केजरीवाल जी ने उनका हाथ पकड़ा था क्या काम नहीं करना? नहीं हम अगली बारी करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, हम पेपर लीक कर रहे थे जी, समय ही नहीं मिला। कोई घोटाला, भर्ती घोटाला चल रहा है, ये वाला घोटाला चल रहा है, वो वाला घोटाला चल रहा है। अब अगली बारी काम क्यों करोगे? क्योंकि केजरीवाल जी आ गए हैं ना, इसलिए। यही तो कह रहे हैं। शुरू में हम हिमाचल में आए, पहला क्वेश्चन, फ्री बीज क्यों दे रहे हो जी आप? सबसे पहला क्वेश्चन, फ्री में क्यों दे रहे हो कुछ भी? मेरे तो ऊपर चढ़ गए, कहते फ्री में क्यों देते हो? मैंने अच्छा जी क्या होता है इससे? कहते सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मैंने किसने कहा है? कि बीजेपी ने कहा है। अगर आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिले तो गलत, और 125 दें तो ठीक। 125 फ्री भी नहीं है, 300 गलत है। महिलाओं को, यहाँ पे महिलाएं बैठी, महिला से पूछूंगा मैं, अगर पूरी बस यात्रा फ्री, जैसे दिल्ली में 4 साल से फ्री है, तो गलत, आधी तो ठीक। मतलब आपको शिमला जाना है, 50 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर के पैसे आप देंगे और 25 किलोमीटर की सरकार देगी, वो तो ठीक है। अरे दिसंबर तक देंगे, दिसंबर तक। मुझे बताया था तो कह देंगे, दिसंबर के बाद जुमला था। आधी यात्रा के पैसे दे तो ठीक, और पूरी के दे तो गलत। मतलब जो बच्चा होशियार है वो तो गलत, उसकी नकल मारने वाला ठीक। अरे भाई एक पेपर हो रहा था, आगे बैठे अरविंद केजरीवाल और पीछे बैठे, नाम आपको पता है, उसमें पूछा गया कि आप हिमाचल की जनता के लिए बिजली में क्या करोगे? आगे वाले ने लिखा मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, सबको 24 घंटे बिजली दूंगा। पीछे वाले ने लिखा मैं 125 यूनिट दूंगा, कभी कभी दूंगा, और दिसंबर के बाद बिल्कुल नहीं दूंगा। दूसरा क्वेश्चन, पानी के लिए क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा हिमाचल में मैं इतना भगवान ने पानी दिया, सबको 24 घंटे पानी दूंगा, फ्री में दूंगा। उन्होंने कहा भाई 24 घंटे हमें नहीं पता क्या होता है, कुछ लोगों को हम दिसंबर तक फ्री देंगे। पीछे वाले ने लिखा महिलाओं की बस यात्रा पे भी अरविंद केजरीवाल ने लिखा सभी महिलाओं को बस यात्रा सभी बसों में फ्री होगी और पूरे 5 साल होगी। पीछे वाले ने क्या लिखा? आधा किराया वो देंगे महिलाएं, आधा किराया सरकार देगी दिसंबर तक। तो पूछा गया भाई दिसंबर में क्या है? नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे ना। और अति तो तब हो गई, एक क्वेश्चन और आ गया। उसमें क्वेश्चन था आपका नाम क्या है? आगे वाले ने लिखा अरविंद केजरीवाल, पीछे वाले ने क्या लिखा? अरविंद केजरीवाल। तो वोट किसको दोगे? अरविंद केजरीवाल को। तो ये तो नकल करने वाला भी जानता है
कि भाई करेगा तो अरविंद केजरीवाल ही, ये नहीं करने वाले। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? पहले महिलाओं को दे दो, महिला का नंबर नहीं आया अभी। पत्रकारों का बाद में सर, आप उमा ठाकुर जी, अभी 5 मिनट बाद। नमस्कार सर। सर मेरा नाम बिमला नाता है, मैं एक कंपनी की एम्प्लॉयज़ हूँ। अभी कोविड के दौरान जी हमारी सारी कंपनियां बंद होगी। मैं HFCL में जॉब करती हूँ। वहाँ कम से कम कोई 150-200 लोग हैं जो हम सड़कों पे आ गए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कंपनी हमें कोई ना मुआवजा दे रही, कुछ भी नहीं दे रही, ना सैलरी दे रही सर। और हम लोग जो है सड़कों पे आ गए। हमारे केसेस भी चले हुए, केसेस के ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। 150-200 बंदा हम पूंजीपतियों ने हमारे को बिल्कुल बिखरा के रख दिया हुआ सर। देखिएगा, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, 6 महीने का समय है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दीजिएगा, ज़रूर हम आपके लिए काम करेंगे, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी तो देखो बीजेपी की सरकार है, वो तो कुछ भी नहीं होने देंगे, और हमारा यहाँ पे सरकार है नहीं। अब सरकार बनेगी तो ज़रूर आपके लिए काम करेंगे। सर बनेगी तो हमारा पक्का वादा है आपसे कि आपको हम जरूर जिताएंगे। थैंक यू। और हम भी बदलाव लाना चाहते हैं सर, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो गए हैं इस सरकार से। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट इधर से। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम रणदीप ठाकुर है और मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और मैं एक वोटर हूँ, साधारण वोटर हूँ। लेकिन मैं आप दिल्ली में आपकी सरकार है उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं एक जानना चाहता हूँ कि हम एक तो राजनीतिक तौर पर जो एक डिफेम ऐसे करते हैं ना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, मैं किसी की खिलाफत के लिए खड़ा नहीं हुआ और किसी की तारीफ के लिए भी खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं हिमाचल के बारे में और देश के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है सेब राज्य से, और ये हमारा सौभाग्य है कि इसने हमारा नाम रोशन, हिमाचल की पहचान बनी। लेकिन उसके बाद जैन जी ध्यान दें आप, ये एक हिमाचल बेमौसमी सब्जियों के लिए जिला जाना जाता है। ये जाना जाता है जी बेमौसमी सब्जियों के लिए, और उसमें बेमौसमी सब्जियों में एशिया में पहले नंबर पर है। लेकिन जो हमारी लोअर बेल्ट है, शिमला से नीचे की 7, 8, 9 जिले हैं, उसके लिए आज तक कोई प्लानिंग नहीं बनी कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। उसमें हमारे को उपेक्षित हम अपने को महसूस समझते हैं, और दूसरे नंबर पर उपेक्षित समझते हैं हम अपने को इसमें। ये जो निचली बेल्ट है चंबा से लेके अभी सूखा पड़ा, जिसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ, मटर की फसल का और गेहूं की फसल का भी और सब्जियों का भी। लेकिन हमारे किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने कभी कोई बात नहीं की कि ये हमारा इसके लिए कुछ सरकार से किसानों को राहत दी जाए। और आज तक मैं 3-4 बारी पंचायत प्रतिनिधि भी रहा, कोई योजना जब आती है तो इस ढंग से आती है कि उसको PWD के लिए, फॉरेस्ट के लिए, IPH के लिए पैसा आता है, नुकसान किसानों का होता है। ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा सूखा पड़ गया, लेकिन वो किसानों तक किसी तरीके से उसको हम नहीं पहुंचा पाते। ये एक तो ये हमारा नुकसान होता है, जो सरकार की योजना है वो किसानों तक नहीं पहुंचती। और दूसरे नंबर पर जो लोअर बेल्ट है उसके लिए आज तक ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने कोई योजना बनाई, और ना हमारे जनप्रतिनिधियों ने लोकसभा ने ना विधानसभा में इसकी कोई मांग उठाई। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ एक आंदोलन हुआ, और हिमाचल का एक सौभाग्य है और भारत की एक शान है हिमाचल, कि हिमाचल में जाति प्रथा को हम लोग नहीं मानते हैं, और हम सभी लोग बड़े भाईचारे से रहते हैं, सब लोग इकट्ठे रहते हैं, कभी कोई किसी किस्म का विवाद नहीं होता है। लेकिन अभी एक आंदोलन हुआ, 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए। मैं नीति की बात करना चाहूँगा कि आपकी इस पर क्या नीति होगी। 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए और 50 साल हमारे को यहाँ लेक्चर सुनते हुए लीडरों के, नेशनल इंटरनेशनल वाजपेयी, बड़े बड़े लोगों के मैंने खुद यहाँ लेक्चर सुने। लेकिन उपेक्षित एक 50% या 60% जो जनता है देश की, 70 साल 75 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ, आज हम सभी हम एक सही ढंग से रहते हैं, बराबर से रहते हैं। लेकिन स्वर्ण समाज आज अपने को पूरे देश में और प्रदेश में उपेक्षित समझता है। अभी एक आंदोलन हुआ है यहाँ, स्वर्ण आयोग की मांग हुई, जिसको कि किसी पार्टी ने कोई समर्थन दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना विधानसभा ने दी, विधानसभा में न विधानसभा वालों ने दिया, मतलब बीजेपी कांग्रेस ने किसने उस आंदोलन को दबा
दबा दिया गया। क्या आप मानते हैं कि स्वर्ण समाज हमारा उपेक्षित समाज है? 75 साल बाद हमारे को कुछ नहीं मिलेगा, अन्याय मिलेगा, हमारे लोग बच्चे बेरोजगार होंगे, तो वो समाज कहाँ जाएगा और कहाँ इस देश को हम ले जा रहे हैं? मतलब अगर स्वर्ण समाज को आपकी क्या पॉलिसी होगी कि आप स्वर्ण योग का समर्थन करेंगे आम आदमी पार्टी के लोग के नहीं, सरकार पार्टी के नहीं करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। देखिएगा, सर ने कई सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। पहली बात तो वर्मा जी ने जो बात कही थी उसको उन्होंने पूछा दोबारा से कि भाई किसानों के लिए अलग अलग एरिया, अलग अलग समस्याएं हैं, और 50 साल से किसी भी नेता ने कुछ सुना नहीं है। तो पहली बार हम सुनने तो आए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वाजपेयी जी को जरूर सुना आपने, पर उन्होंने आपको नहीं सुना। मैं आपको सुनने आया। हम आपकी सुन तो रहे हैं, आपसे समझ रहे हैं समस्या क्या है। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा होशियार हूँ? मैं तो नहीं कह रहा। आम आदमी पार्टी वही करती है जो आप कहते हैं। आम आदमी जो कहेगा वो करेंगे। और जहाँ तक बात रही सर, शिक्षा के ऊपर हमने दिया ध्यान सबके लिए। हमने किसी एक को अलग नहीं किया, किसी दूसरे को पास अलग नहीं किया। दिल्ली शहर के अंदर अगर दिल्ली की बाउंड्री के अंदर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी इंसान हो, गरीब हो अमीर हो, जाति हम पूछते नहीं हैं, 1 लाख रुपए खर्चा हो या 50 लाख खर्च हो, आप मैक्स में लेके जाओ, फोर्टिस में लेके जाओ, अपोलो में लेके जाओ, बड़े से बड़े अस्पताल में लेके जाओ, हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते, हम सबका इलाज करते हैं। हम भेदभाव में विचार नहीं करते, विश्वास नहीं करते। और आपने जो सबसे अच्छी बात कही कि हिमाचल प्रदेश के लोग जातिवादी नहीं हैं, तो अकेली पार्टी ऐसी जो जातिवादी नहीं है। हम तो देखते भी नहीं कि जिस मर्जी को खड़ा कर देते हैं कि भाई साहब अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान होना चाहिए, इसको खड़ा कर दो। अरे यही तो ठीक करने आए हैं। आप सबके सहयोग से हम समग्र विकास की बात करेंगे, पूर्ण विकास की बात करेंगे। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जैसे इंसान 2 टांगों पे चलता है ना, अगर एक टांग नहीं होगी तो बहुत स्लो चलेगा, और दोनों नहीं होंगी तो चल ही नहीं सकता। शिक्षा और स्वास्थ्य वो किसी भी समाज की 2 टांगे हैं। हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा अगर दे दी जाए, उसको एम्प्लॉयबल बना दिया जाए, वो अपने काम कर सके। दिल्ली में पता है बिजनेस ब्लास्टर्स का प्रोग्राम चला रहे हैं हम। दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे अपने नए उपक्रम लगा रहे, छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, जिसके अंदर वो लोगों से काम करके दिखाते हैं और कहते हैं हमने क्या बनना है, नौकरी नहीं करनी, 20 लोगों को नौकरी पे रखना है। ये हमने करके दिखा दिया है दिल्ली के अंदर, और एक बच्चा नहीं हज़ारों बच्चों के साथ करके दिखा दिया है। तो सबसे पहली चीज़ हम शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे ज़रूर ध्यान देंगे। और जो हिमाचल प्रदेश की बाकी समस्याएं हैं, कृषि उसके अंदर बहुत बड़ी समस्या है, बागवानी, कृषि सब मिला के, टूरिज़्म है, बेरोजगारी बड़ी समस्या है। अब तो एक समस्या और नहीं आ गई, चिट्टे की समस्या भी आ रही है, आनी चालू हो गई है, उस पर भी ध्यान देंगे। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनती है। आपको मैं बता दूं, सरकार को 12% बिजली फ्री मिलनी चाहिए। पता है आपको, हिमाचल प्रदेश को 12% बिजली फ्री मिलनी चाहिए। जितनी सारी कंजम्पशन है हिमाचल की, वो 12% से पूरी हो जाती है, यानी हिमाचल की सारी बिजली फ्री। पर इनसे कोई हिसाब पूछो भाई, कितने लोगों से आप 12% नहीं ले रहे? और अभी लेटेस्ट क्या किया आपने, अभी कह दिया 12 साल तक कुछ मत देना जी, 8 साल तक कुछ मत देना, 10 साल तक कुछ मत देना, उसके बाद 18% लेंगे। अरे 8 साल 10 साल किसने देखे? हिमाचल प्रदेश को जो बिजली मिलनी थी फ्री में, यहाँ के लोगों का राइट था, उसको सरकार ने राइट को रॉन्ग कर दिया, और वो बिजली सारी उनकी। बाद में कहेंगे ये चल नहीं रहा जी, बंद हो गया, और पैसा दे दो हमें। तो ये घोटाला संस्कृति जो चल रही है। अभी पुलिस में भर्ती निकली, अरे हमारे मंत्री ने इतनी सी दिक्कत करी थी, इतनी सी, उस मंत्री को बर्खास्त नहीं करा, अरेस्ट किया। हिमाचल के पुलिस मंत्री को अरेस्ट करो, कौन है? करने वाला ही है। कौन है? जो करेगा वही है।
देखो जी, मैं तो एक ही कहूँगा इस बारी बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी जयराम कर दो, दोनों को एक साथ जयराम जी, बस क्या जयराम जी की जाओ जाओ। अब आपको देखेंगे 5 साल के बाद आम आदमी पार्टी कैसा काम करती है नहीं करती है, उसके बाद देखेंगे। आपने 2 पार्टियों को एक बार नहीं 10-10 बार मौका दे दिया। अरे आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई ना, दिल्ली में अपने रिश्तेदारों से फ़ोन करो, अपने दोस्तों से फ़ोन करो, आपके बच्चे नौकरी करते होंगे, आपका पड़ोसी करता होगा, उससे पूछो। अगर वो कहे कि दिल्ली में अच्छा काम किया है तो वोट देना, वरना मत देना। मेरे कहने से मत देना, उनके कहने से दे देना। पहली बारी कोई सरकार है जो काम कर रही है, बाकी तो बिना काम के काम चल ही रहा था ना सबका। तो मैं आपसे यही कहने आया हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से, इस बारी वोट मांगने आए हैं, इस बारी वोट दे देना। अगली बारी हमारा काम वोट मांगने आएगा और काम ऐसा करके दिखाएंगे कि इन दोनों पार्टियों को इसीलिए डर लग रहा है, एक बारी आ गए तो फिर जन ही जाएंगे यहाँ से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जो जनता है सर, क्या आपकी पार्टी उसका समर्थन करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि हमने भी वोट देनी, हम भी सोच समझ के देंगे, क्योंकि 75 साल हमारे को सभी को देखते हो गए। सर जी, अगर आपकी पार्टी समर्थन नहीं करेगी तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में क्या फर्क? 50% जनता हिमाचल की, 60% उपेक्षित समझती है। 75 साल हो गए, कब तक हम सहन करेंगे इस बात को? इस बात पर आपकी पॉलिसी क्या था? देखो, मैंने आपको बताया, पहले तो आपने ये कहा था कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। सर जी, मेरी रिक्वेस्ट है, अब राजनीतिक बातें मैं चाह नहीं रहा करनी यहाँ पे। अब राजनीति की बातों को लाया जा रहा है। सबसे पहले अंकल जी ने पूछ लिया राजनीतिक बात, फिर आप राजनीतिक पूछ रहे हो। मैंने अभी जवाब दिया है, हम सबको बराबर मानते हैं, हम सबके लिए काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे करेंगे। कोई हो अगर बागवानी करता है, अगर हम सबको हेल्प देंगे, सबको देंगे, हम किसी जाति विशेष को नहीं देंगे। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको शानदार पढ़ाई देंगे, हम ये नहीं पूछेंगे कौन सी जाति का है। अब हम ये पूछने वाले नहीं हैं, अगर अस्पताल में गए आप, हम आपके जाति सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, आपका इलाज करने की जिम्मेदारी हमारी होगी, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। थैंक यू। हिमाचल में आप कहते हैं कि हमारे आया है और आज एक कार्यकारिणी घोषित हुई है प्रदेश की, किसकी? क्या वो आपकी? मैं हमारी कोई नहीं, आपकी साइड है उसके ऊपर, मेरे पास है। फेक है, जो भी उसको फॉरवर्ड कर रहा है वो फेक कर रहा है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं करी लागू। देखो, अब मैं सारी बातें कैसे बताऊँ? कई तो पता क्या कह रहे हैं, सर अभी थोड़े दिन रुक जाओ, कहते बहुत तंग करेंगे ये लोग। तो वो 1-2 महीने की इंतजार कर रहे हैं, कहते हैं यार अभी से बहुत तंग कर देंगे, अब देखना बहुत सारे आएंगे। और एक चीज़ और भी है, अकेली पार्टी है जो कहता है कि मैं आ जाऊं तो हम एकदम से लेते नहीं हैं, हम उल्टा चेक कर रहे हैं कि ले या ना लें। देखो, अच्छे होंगे तभी लेंगे, वैसे नहीं लेंगे। हमारे जो वॉलंटियर बैठे हैं टोपी लगा के, ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं इसीलिए बनाया था क्या कि किसी को भी उठा लिया ले लिया, इनको वोट क्यों देंगे हम? अच्छे आदमी होंगे जरूर लेंगे, बीजेपी के अच्छे होंगे उनको भी लेंगे, कांग्रेस के अच्छे होंगे उनको, गंदे को किसी को नहीं लेंगे, खराब को नहीं लेंगे, सिर्फ अच्छे लोगों को लेंगे। तो चेक करने में थोड़ा समय लगता है। किधर से आवाज आई? हाँ जी अंकल जी। हाँ कोई बात नहीं, बैठ के दिए। मंत्री महोदय नमस्कार। नमस्कार जी। आपसे मेरा प्रश्न है, जो ओल्ड पेंशन बंद की है 2003 के बाद, उसके बारे में आपकी नीति क्या रहेगी? इसकी स्टडी हम कर रहे हैं, परंतु ये इतना बड़ा मंच नहीं है यहाँ से को मैं डिक्लेरेशन कर सकूं। स्टडी से काम नहीं चलेगा सर, मैं आपको इसके लिए क्या एश्योरेंस है? एश्योरेंस बता रहा हूँ। देखो, उचित समय पे डिक्लेरेशन होगी और मैं उसके लिए अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं डिक्लेयर कर सकूँ कुछ भी। सर, हिमाचल में मैं जिस डायरेक्टरेट में था वहाँ की 250-300 रुपये एस्टेब्लिशमेंट थी, 250-300 एस्टेब्लिशमेंट थी। आज वहाँ 8-10 ऑफिसर रह पाए हैं केवल, बाकी सब आउटसोर्सिंग का है, जिनका ना तो कोई
भूख है ना कोई उनका भविष्य है, और पता नहीं कब तक वो आउटसोर्स रहेंगे। देखो, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सारे एम्प्लॉयज़ की समस्याओं के ऊपर हम एक कमेटी बना के उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे कैसे उनको सहूलियत दी जा सकती है, और अभी जल्दी उसके बारे में हम डिक्लेरेशन करेंगे क्या करना है, जल्दी बताएंगे आपको। एमएलए और एमपी को लाखों रुपया पेंशन मिलती है, हम नहीं देंगे। थैंक यू। ऐसा है, पंजाब के अंदर अभी तक पूरे देश में सिस्टम क्या होता है, एमएलए को जितनी बारी एमएलए बनते हैं उतनी पेंशन अलग मिलती हैं। पंजाब में हमने कानून ले आए हैं, एक ही पेंशन मिलेगी, उसको 4 पेंशन 6 पेंशन नहीं मिलेंगी। हिमाचल में भी कर देंगे ऐसा। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप पार्टी, उसमें हिमाचल के गाँव में अभी तक कोई बोलबाला नहीं है, इसलिए जो आपकी ऑप्शन है उसको बड़े होना। मेरे हिसाब से मैं बहुत सीनियर हूँ, तो 4 आदमी जो है वो मेरी नज़र में है जिन अपने कार्य क्षेत्र में कुछ काम किया है, इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि गांव आप अलग से बात कर लेंगे। गाँव के लेवल तक ये ऑर्गेनाइजेशन का काम पहुंचना चाहिए। शहर में तो वैसे ही दर्शनार्थ भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पर गांव तक आपकी पहुंच नहीं है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पावर में आना है तो गांव की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। अंकल जी, गांव का नाम बता दो, आपके गांव का नाम बताओ। हिमाचल के सारे गांव, मेरे गांव का नाम है श्रीनगर एंड सलोगरा। लिख लो जी, जिस दिन जाओगे इनके घर जरूर जाना है। ऐसा है, हिमाचल प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में हम लोग जा रहे हैं, शहर में हम कम दिखाई दे रहे हैं, गांव में ही ज़्यादा दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों की पार्टी है जो ज़्यादातर गांव में पाई जाती है, शहरों में भी कभी कभी दिखाई दे जाती है। हम गांव से ही स्टार्ट किया, हमने पूरा संगठन वहीं से बना रहे हैं। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने पूछना है, पूछो पूछो पूछो। सर जी जल्दी जल्दी पूछ लो, 2 क्वेश्चन बस, आखिरी 2 क्वेश्चन है ये। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार, नाम बताओ। अनुपम अग्रवाल, मेरा नाम अनुपम अग्रवाल है, और मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी 4 पैथियाँ हैं जो कि सरकार से मान्यता प्राप्त। तो जब आप स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की बात करते हैं तो क्या चारों में आप इम्प्रूवमेंट करेंगे या सिर्फ एलोपैथी पे ध्यान देंगे? और दिल्ली में होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी पे क्या काम किया गया है, क्या आप इसे थोड़ा सा बताएंगे? धन्यवाद। पहली बात तो आपको पहला आंसर दे दूं, चारों पे काम करेंगे। दूसरा आंसर, दिल्ली के अंदर हमने चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया है, वो शायद एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे शानदार काम कर रहा है। और तिबिया कॉलेज जिसमें आयुर्वेदिक और साथ में आपका यूनानी दोनों का पढ़ाई की जाती है, डिग्री भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, और दोनों जगह पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। ये दोनों इंस्टीट्यूट बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट हैं, और होम्योपैथी के हमने 2 कॉलेज खोल रखे हैं दिल्ली के अंदर। तो हम तीनों पैथियों के ऊपर भी ध्यान देंगे, साथ में एलोपैथी पे भी करेंगे। नमस्कार सर। अभी आपका नंबर लेते हैं। लोगों की हालत बहुत खराब थी। आम आदमी पार्टी मशहूरी इसलिए हुई ज़्यादा कि इन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया, और वेरी नाइस, बहुत खुश है, हमें बहुत अच्छा काम किया शिक्षा पे। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे, स्वास्थ्य विभाग से और स्वास्थ्य मंत्री हो, बीजेपी ने बीजेपी कांग्रेस रही है, अब आम आदमी पार्टी ऐसा क्या करेगी कि मैक्स 40 ये प्राइवेट हॉस्पिटल बन जाएंगे हम, और ये प्राइवेट जो सब खत्म हो जाएगा, सरकारी पे जाने शुरू हो जाएंगे लोग दोबारा, वही फैसिलिटी और सस्ते दामों पे एक्सरे, MRI सब हमें सस्ते दामों में मिलेगा। पहली बात तो आपको सस्ता कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ फ्री, कुछ सस्ता नहीं देंगे, फ्री देंगे। दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, कंसल्टेशन फ्री, सारी दवाइयाँ मिलती हैं, सारी दवाइयाँ फ्री, सारे टेस्ट जिसमें 212 टेस्ट होते हैं सारे फ्री हैं, अस्पतालों में नहीं होते, वो सारे मोहल्ला क्लिनिक में होते हैं, सब कुछ फ्री होता है। MRI कराना हो, CT स्कैन कराना हो, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड कुछ भी कराना हो दिल्ली की पूरी पॉपुलेशन के लिए, वो अंकल जी कहाँ गए, उनको भी बता देता हूँ, नहीं वो दूसरे वाले जो कह रहे थे, दूसरे वाले,
सबके लिए फ्री है, जाति विशेष नहीं है, अमीर नहीं है, गरीब नहीं है। हेल्थ केयर एक ऐसी चीज़ है जिसको आदमी तब यूज़ करता है जब उसको कोई दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है। हमारी इस पार्टी का मानना है हेल्थ केयर के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई गरीब है, अमीर है, जाति कोई भी है, सबको सब कुछ इलाज दिया जाएगा और फ्री दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। अंकल जी ने कहा करप्शन, कि हिमाचल में करप्शन की बुरी हाल है। अब तो उसका एक ही इलाज है जी, जो करप्शन करने वाले हैं उनको इतने सालों से बार बार मौका दे लिया, अब और मौका मत देना जी। एक मौका केजरीवाल को देना जो करप्शन को हाई हेडेड और हैवी हैंड से सही करके दिखाए। तो एक मौका आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को दो, हिमाचल के अंदर करप्शन को ख़त्म करके दिखाएंगे। ये आखिरी प्रश्न है। हाँ जी। सर मुझे बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं। लोगों से सुनती हूँ कि विधवा होती है उससे पेंशन मिलती है, उसे घर मिलता है। आज 12 साल मेरे घर वाले को मर के हो गए, मुझे कुछ नहीं मिला, लिख के भी दिया, कोई कुछ सहायता नहीं करता। तो आज भी इस बारे में आप बताएंगे मेरे को कि मैं क्या करूं, रोड पे धक्के खाऊंगी? मैं भी यहीं क्यों, सोलन क्यों सर? कितनी बार कागज दे दिए, मेरे कागज इनको सामने नहीं आते औरों के आते हैं। जिनके कागज मेरे से बांध गए उनकी पेंशन सबकी आके मिल चुकी है, मेरी क्यों नहीं आती? मैं भी तो सोलन की हूँ सर। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपके पास, बाद में नहीं बोलूंगी, लास्ट बार बोल दिया। थैंक यू। ऐसा ही जी दिल्ली के अंदर, हिमाचल का सिस्टम मुझे नहीं पता है, दिल्ली में 100% कोई भी विधवा हो अगर वो अप्लाई करती है तो सबको पेंशन दी जाती है 2,500 रुपये महीना, 2,500 रुपये में। बता दीजिए आंटी जी, दिल्ली में 2,500 रुपये महीना पेंशन सभी विधवाओं को हम देते हैं, हर एक को, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। एप्लीकेशन लगाने के बाद 2 महीने के अंदर मैक्सिमम उसकी लगनी चालू हो जाती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनेगी, आपको 2 महीने के अंदर पेंशन लागू कर देंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।